हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डॉक्टर बाबाजी कोटा वाले में। आज हम लोग देखने वाले हैं एससीबी चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 टू 20। 1 टू 10 हम लोग इससे एक दूसरे पार्ट में देख चुके हैं, तो आज हम लोग 11 टू 20 देखने वाले हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात, ये अपना टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर बाबा जी के नाम से। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे डॉक्टर बाबा अंडरस्कोर और जी डालोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। उस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और कंटेंट्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे बुक्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हैं, तो वो सब आप जो भी अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना, वरना देख तो सकते हैं एक बार विजिट करने में, तो क्या ही मिल जाएगा, 2 मिनट का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड देयर वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब डॉट स्केलर प्रोडक्ट मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। काफी इजी क्वेश्चन है। पहले हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए क्या है, 2 मीटर है, और वेक्टर बी क्या है, 3 मीटर है, एंड एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो पहले ए पार्ट हम लोग देखते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और यहाँ पे रख देंगे हम लोग। ए हो गया 2 इंटू 3 इंटू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3, और ये मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्या आएगा, ये मीटर में है, मीटर में है, और ये डायमेंशनल लेस है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से निकालना है अपने को वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा में थीटा का वैल्यू रख देंगे 60। तो 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो ये दो दो फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया अपना 3√3 मीटर स्क्वायर। कहीं दिक्कत परेशानी कोई नहीं है, एकदम इजी सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है अपने पास A1 A2 A5 A1 तक ये है, रेगुलर हेक्सागोन है अपने पास। एंड राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड्स taken in order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 and prove that cos 0, cos pi by 3, 2 pi by 3, cos 3 pi by 3, 4, 5 equals to 0। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 एंगल ये जो cos का मिल रहा है उसको इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड यूज द नॉन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। तो अब इसमें आप एक एक वैल्यू रख के cos 0 का, पाई बाय 3 का, ये सब का रख के अगर ऐड करोगे तो वो 0 आ जाता है। तो पहले तो अपना जो 6 साइड को ऐड करने पे 0 आएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बाय पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या होता है कि अगर साइड वो कंप्लीट बना रहा है, एक क्लोज्ड लूप टाइप का बना रहा है, अगर वो सारे साइड उसके हैं तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और जैसे मान लो कि आपको ये इस तरह से दिया हुआ है, तो इस तरह से वेक्टर अगर रहेगा तो अगर एक कोई साइड नहीं है जो मिसिंग है वही उसका रिजल्टेंट हो जाता है, बट पूरा है तो ये सबका जो एडिशन करेंगे, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं आ गया, तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो बाय पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इसको मान लेते हैं अगर हम ए बी, इसको मान लो ए बी सी डी ई एफ, तो ये सारे चारों क्या है, इक्वल है, तो इसलिए
रिजल्टेंट तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको r in x डायरेक्शन इक्वल्स टू, अब इसका वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, ये जो इतना है मैग्नीट्यूड वो a है, कैपिटल A, ये भी a है, ये भी है, ये सारे a हैं, तो a cos 0 डिग्री प्लस a cos पाई बाय 3, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, a cos 5 पाई बाय 3 इक्वल टू 0 आना चाहिए, रिजल्टेंट 0 है, ये रिजल्टेंट ही तो लिख रहे हैं एक्स के लॉन्ग, a cos 0 इसका, फिर a cos पाई बाय 3 इसका, फिर a cos 2 पाई बाय 3 इसका, फिर a cos 3 पाई बाय 3 इसका हो जाएगा, फिर a cos 4 पाई बाय 3, फिर a cos 5 पाई बाय 3 इसका इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे चूंकि a इक्वल टू, ये सारे साइड्स इक्वल हैं, तो a को कॉमन लेके हटा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री प्लस cos पाई बाय 3 प्लस डैश 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 cos 5 पाई बाय 3 इक्वल्स टू 0। ये अपने को इस वेक्टर एडिशन लॉ से मिल जा रहा है। तो अब बाय पुटिंग द इंडिविजुअल वैल्यू, अगर हम पुट करेंगे बाय पुटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज, अब जो भी कॉस का वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये इक्वल टू 0 ही आ रहा है। अब ये छोटा सा काम है, खुद से करके देख लेना आप लोग, cos 0 का 1 हो जाएगा, cos पाई बाय 3 का हो जाएगा कितना 1/2, उसी तरह से सबका वैल्यू रख के और इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k, फाइंड एंगल बिटवीन देम। काफी इजी सवाल है। इसके लिए हम लोग एंगल निकालने के लिए, जो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ा होगा आप लोगों ने तो आपको पता होगा, क्या करते हैं, a डॉट b इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो a डॉट b करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i से पहले इस पूरा को कर लेंगे, फिर j से, फिर k से, तो i से i तो 0 हो जाएगा, तो i से j का करेंगे, सॉरी मतलब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो a cos थीटा cos 0 1 होता है और cos 90 होता है 0। तो 2i और इसको i के साथ करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, j और k के साथ 90 होगा, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस j वाला लेंगे, फिर j का j के साथ 3 इंटू 4 प्लस k का k के साथ 4 इंटू 5, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और उसके लिए क्या हो जाएगा, b का हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाता है 38 अपॉन रूट अंडर 1450। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कॉस यूनिवर्स 38 अपॉन रूट अंडर 1450। कितना इजी था सवाल। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि प्रूव दैट a डॉट a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर अपने पास दो वेक्टर है, मान लो कि ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b। अब दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में हो सकते हैं। अब बोलेगा कोई कि नहीं, ये तो मैं मान लूंगा yz के लॉन्ग और ये x एक्सिस के लॉन्ग है, तो भी तो एक प्लेन में ही है ना, दो लाइन को एक प्लेन में हम लोग हमेशा रख सकते हैं।
तो क्या होता है कि अब इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो किसी भी दोनों में से किसी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। मतलब क्या, बी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। मतलब अगर मान लो ये एक्स है और ये वाई है तो ये जेड आएगा। तो फिर अगर इसका इस दोनों में से किसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो वही यहाँ पे है घुमा फिरा के बाद। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। और ये एन कैप, एन कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये है। तो अब इसको अगर हम करेंगे, इसको मान लेते हैं हम क्या, आर, क्योंकि रिजल्टेंट ये आई ए क्रॉस बी का है। तो अब अगर हम करेंगे ए डॉट आर, ए डॉट आर अगर हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए आर कोस थीटा। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस प्लेन इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा तो मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो a डॉट आर 0 हो गया। r क्या था, तो a डॉट a क्रॉस b इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपना आंसर। मतलब यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड b इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 2k। तो फाइंड a क्रॉस b। इसको हम लोग दो मेथड से देखेंगे। एक मेथड जो कि काफ़ी इजी है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट आना पड़ेगा, आएगा वो डिटर्मिनेंट। मेथड काफ़ी छोटा सा भी है और आप इसको अगर अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले जो दोनों में कॉमन टर्म क्या है, आई जे के, इसको लिख लेंगे। और इसके नीचे पर लिखेंगे ए वेक्टर के साथ जो भी है मैग्नीट्यूड, तो 2 3 4। और बी के साथ क्या है, 4 3 2। तो देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का जो भी है उसको पहले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, आई ले लिए। इसके साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के साइन के साथ ये दोनों लेंगे। मतलब 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3। ये हो गया आई का काम खत्म। अब जे का लेंगे तो फर्स्ट वाले के साथ होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से चलता है। तो मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा A11 A12 A13, फिर A21 A22, इस तरह से लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स में उसका जो भी एलिमेंट होता है। तो ये इसको ऐड करने पे अगर वो आ जाता है इवन नंबर तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आता है ऑड नंबर तो निगेटिव होता है उसके पीछे का साइन। तो जब डिटर्मिनेंट थोड़ा सा बेसिक, आप इस वीडियो में आप इस चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, 5 क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेंट्स करके एक है टॉपिक, उस पे वीडियो, उसको आप देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। या नहीं तो बेसिक मैथ्स में पढ़ सकते हो आप थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट्स का नॉलेज थोड़ा सा तो रहना ही चाहिए। नीट के हैं फिर भी, जेई वाले को तो डिटर्मिनेंट हल हुआ है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो माइनस जे कैप हो जाएगा यहाँ पे। और फिर इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, फिर अब ये और ये एक साथ आएगा और ये 4 और ये एक साथ आएगा। मतलब कि अब मैं इसको मिटा देता हूँ बीच वाले को अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर डायगोनली जो अपोजिट है वो और फिर ये एक साथ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4, ये हो गया जे कैप के साथ का। और फिर प्लस, देखो फिर के कैप का क्या आ जाएगा, 1 3 है मतलब 4 हो गया तो इवन होगा, तो के कैप के साथ आ जाएगा। फिर डायगोनल अपोजिट ये और ये, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू
4। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 3 × 2 6 और -12, तो -6 i कैप और प्लस 4 से 16 -4 12 और माइनस बाहर है तो प्लस 12 जे कैप और माइनस 4 से 12 और 6 तो -6 के कैप। ये हो गया अपना आंसर। अब इसको सेकेंड मेथड अगर हम देखें तो सेकेंड मेथड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े से होते हैं। जैसे पहले क्या होता है, यहाँ पे लिख लो आप आई कैप और फिर ये घुमा दो यहाँ पे जे कैप और फिर यहाँ पे ये के कैप, ये इस तरह से हो गया। अब ये इस तरह से घूमेंगे अगर हम क्लॉकवाइज तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं A क्रॉस B, तो इसमें हम लोग सबसे पहले A का जो टर्म है ये 2i को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो i क्रॉस i क्या हो जाएगा, i क्रॉस i cos साइन 0 0 होता है तो वो खत्म हो जाएगा, तो 0 प्लस अब 2 का फिर 3 जे कैप के साथ मीन्स आई जे के, ये क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं तो आई जे के हो रहा है तो हो जाएगा क्या 6 के कैप। और फिर देखो आप यहाँ पे आई क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के मतलब इधर घूम रहे हैं तो आई क्रॉस के में क्या हो जाएगा माइनस जे कैप और कितना हो जाएगा 2 × 2 मीन्स 4, तो 4 जे कैप। अब ये आई का टर्म खत्म हो गया एक वाले के साथ, अब फिर जे वाले के साथ करेंगे उसी तरह से तो क्या आ जाएगा जे इंटू आई उल्टा घूम रहा है तो -12 के कैप और जे के साथ जे करेंगे तो प्लस 0 हो गया और प्लस जे इंटू के तो प्लस हो जाएगा तो प्लस 6 आई कैप। और फिर अब बच गया क्या के वाला टर्म, तो के का आई के साथ करेंगे तो 16 के आई, ये तो क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं तो जे हो जाएगा तो 16 प्लस 16 जे कैप -12 आई कैप। इसको जब आप ऐड करोगे तो वही आएगा, बट यहाँ पे भाई थोड़ा सा इसका आई का लिया इस तीनों के साथ करेंगे तो आई जे के साथ माइनस प्लस का खेल थोड़ा सा है, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ आसानी से आ जाएगा और डिटर्मिनेंट वाला में गलती होने के चांसेस काफ़ी कम है तो वो प्रीफर करना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी यहाँ भी आंसर तो वही आएगा। और वैसे ये नियम भी आप जब और आगे पढ़ोगे वेक्टर का यूज जब होगा रोटेशन में और बाकी चैप्टर्स में तो ये सब चीज़ तो काफ़ी इजी लगने लग जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, अनुगच्छन्तुम प्रवाहम, सारे चीज़ हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास है अगर ABC 3 वेक्टर है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो शो दैट A क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B इक्वल्स टू 0 इज द कन्वर्स ट्रू, मतलब अगर तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है तो क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होगा। देखते हैं क्या होगा और क्या होना चाहिए। तो पहले देखो A क्रॉस B अगर हम बात करते हैं तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, R वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड B, A एंड B के परपेंडिकुलर होगा और ऑलरेडी दे रखा है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी अगर किसी प्लेन में है, मान लेते हैं कि ये है और ये है और ये है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो मतलब एक के अलोंग ए है, इसके अलोंग बी है और इसके अलोंग सी है। तो इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो सी के अलोंग ही आएगा, जेड वेक्टर के अलोंग ही आएगा ना, परपेंडिकुलर आएगा और सी ऑलरेडी दोनों का परपेंडिकुलर है ही, तो इसका क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर एंड सी के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है,
तो आर क्रॉस मतलब आर क्या है, ए क्रॉस बी, तो सी क्रॉस आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। ये बात तो सही है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी मतलब तीनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, 0 होगा। बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर मान लेते हैं हम ये है एक वेक्टर, ये है एक वेक्टर, मतलब क्या पैरेलल लाइन खींचने में इतनी दिक्कत क्या है। ये देखो एक वेक्टर हो गई और ये एक और वेक्टर हो गया, दोनों पैरेलल लग रहा है, मान लेते हैं पैरेलल है, ये बी है और ये ए है और सी इसके परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं कि सी परपेंडिकुलर है। तो क्या अभी भी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और सी क्रॉस 0 तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो अगर ये मतलब 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही है, कोई दो पैरेलल हो जाएगा तो भी वो नहीं होगा परपेंडिकुलर, मतलब आंसर वो 0 आ जाएगा ए सी क्रॉस ए क्रॉस बी का। तो हम कह सकते हैं कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है 0 के इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफी अच्छा है और इसका यूज आपको रोटेशन में भी आएगा। तो क्या है कि आ गया, a particle moves on a given straight line with a constant speed v at a certain time, it is at a point p on its straight line path. O is a fixed point so that OP cross V is independent of the position P. स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ये है एक स्ट्रेट लाइन ही है। अब यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये पॉइंट है क्या, P। कुछ टाइम बाद ये आगे बढ़ जाएगा, अभी मान लेते हैं P डैश पे आ गया, वेलोसिटी तो क्या है, v ही है। और एक पॉइंट है जो कि मान लेते हैं यहाँ पे O पॉइंट है, तो इससे पूछा है अपने को निकालने को। तो मान लेते हैं जो भी दिया है उसके हिसाब से करेंगे, आंसर तो आ ही जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट O का इस लाइन से, ये है पॉइंट Q, तो OQ हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट ये जब P पे था तो थीटा बना रहा था, जब यहाँ पे गया तो थीटा डैश बना रहा था। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। तो फ्रॉम फिगर हम लोग देख सकते हैं कि OP क्रॉस V करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा, OP V साइन थीटा एन कैप क्या होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर के मतलब OP वेक्टर और V वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं OP साइन थीटा और इंटू V और एन कैप तो है ही। तो OP साइन थीटा क्या है, यहाँ पे आप देखो साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, OQ। तो इसको हम लिख सकते हैं OQ इंटू V एन कैप, मतलब जब पार्टिकल P पे था तो ये आया रिजल्टेंट OP क्रॉस V का। अब जब पार्टिकल Q है मतलब फॉर P डैश, जब पार्टिकल P डैश पे है तो OP डैश क्रॉस V करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP डैश, अरे हट जा, OP डैश V साइन थीटा डैश लेंगे, यहाँ पे एंगल थीटा डैश हो गया है, और एन कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OP डैश साइन थीटा इंटू V और एन कैप। अब OP डैश साइन थीटा देखो क्या हो जाएगा, ये है थीटा डैश, ये OP डैश है, तो OP डैश साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब OQ ही होगा। तो क्या आ जाएगा, OQ
भी एन कैप जो भी वेक्टर का डायरेक्शन है। तो देखो आप यहाँ पे पहले पी पे था, मतलब ये है क्या पी के लिए, तो जब पी पे था फिर भी ये रिजल्टेंट आया था, और जब क्यू पे है तो फिर जब पी डैश पे है फिर भी यही आया। तो क्या पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है तो उससे रिजल्टेंट में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। वही तो बोला है इसने दिखाने के लिए। सो हम कह सकते हैं कि OP क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ P। जब रोटेशन में थोड़ा सा बता रहे हैं हम, तो रोटेशन में क्या होता है ना, अब कोई एक एक्सिस के अलावा पार्टिकल को रोटेट कर रहा है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे फोर्स इधर लगा रहा हूँ F, या फिर यहाँ पे लगा रहा हूँ, या फिर यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है। टॉर्क क्या करेगा, वो सेम ही प्रोड्यूस करेगा। तो वही यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 काफी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टेट का यूज है, मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब पढ़ोगे आप उस समय इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला ये दे दिया गया है कि ज़्यादा दिमाग पच्ची करने की जरूरत है ही नहीं। मतलब कि चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है क्या, द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय F equals to QE plus QV cross B. Suppose E is along the x axis and B is along the y axis. In what direction and with what minimum speed V, यहाँ पे दिया मिनिमम। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है। मिनिमम दिया है कि मैक्सिमम पूछा है कि रैंडम पूछा है, रेंज पूछा है, मिनिमम पूछा है। With what minimum speed V should a positively charged particle be sent so that the net force on it is 0? तो ठीक है भैया, देखते हैं क्या क्या दिया है अपने पास, पहले वो देखते हैं। मतलब कि पार्ट बी है y एक्सिस के लॉन्ग, तो ये मान लेते हैं y, और ये है x, इधर है b, और इधर है e। अब पार्टिकल को थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखो F इक्वल्स टू क्यू ई, और पार्टिकल क्या है, चार्ज Q दिया हुआ है, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। तो एफ नोट 0 है, मीन्स अगर हम इसको राइट लेफ्ट, मतलब ये इक्वल्स टू क्या है, 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू ई इक्वल्स टू माइनस क्यू भी क्रॉस बी। ये क्या हो रहा है? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम, तो डायरेक्शन जो है फोर्स का, V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्यू क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, E के अलोंग होना चाहिए। E क्या है, x एक्सिस के अलोंग है, मतलब V क्रॉस B करेंगे तो उसको x एक्सिस के अलोंग आना चाहिए, और x एक्सिस के अलोंग में क्या आना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो अगर हम V को मान लें z एक्सिस के अलोंग, तो क्या हो जाएगा, V क्रॉस B करेंगे तो Z की तरफ अपना उंगली रखेंगे, और V की तरफ जब उसको मोड़ते हैं तो अंगूठा का साइन दिखाता है, जो जानते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे डायरेक्शन देखते हैं। तो V क्रॉस B करेंगे तो उससे आ रहा है इस डायरेक्शन में F, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, और इधर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और यही तो अपने को चाहिए। दोनों अपोजिट साइन में होगा तभी तो दोनों मिलकर 0 करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन, अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो लिख देते हैं, चलिए आपके लिए, डायरेक्शन ऑफ V शुड बी परपेंडिकुलर टू E एंड B प्लेन, मतलब जो प्लेन जिसमें AB वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर V का डायरेक्शन होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इन पॉजिटिव YZ प्लेन। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
तो E इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा हो गया। तो V इक्वल्स टू हो गया E अपॉन बी साइन थीटा। तो मतलब क्या हो गया, V मिनिमम कब होगा, V इज मिनिमम जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए उसको मिनिमम होने के लिए। तो इसमें क्या साइन थीटा मैक्सिमम का होगा 90 पे होगा। तो V इज इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी V मिनिमम होगा। और V मिनिमम होगा कितना, वैल्यू ही पूछा है क्या, व्हाट मिनिमम स्पीड V। तो यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल्स टू E बाय बी, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। और एंगल 90 डिग्री पे मतलब जेड एक्सिस के लॉन्ग फेंकिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। अब यहाँ पे दिया हुआ है गिव एन एग्जाम्पल फॉर ए डॉट बी इक्वल्स टू सी डॉट बी बट ए एंड सी इज नॉट पैरेलल। यार इसमें तो क्या ही कर सकते हैं, ये तो सीधा सीधा भी हो सकता है कि अब जैसे देखो ए डॉट बी और इक्वल्स टू सी डॉट बी है, मतलब अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है ए, फिर अगर ये वेक्टर है सी और ये वेक्टर है बी, तो ए डॉट बी करेंगे, ए बी 90 डिग्री cos 90 डिग्री और सी बी cos 90 डिग्री। और ए और सी क्या पैरेलल है क्या, ए का डायरेक्शन नीचे की ओर है और बी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो नहीं है। या फिर अगर हम बात करें मतलब ये देखो ये क्या है 3D में है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, मतलब अगर हम बात करें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो a क्या है z एक्सिस के लॉन्ग है और b क्या है x एक्सिस के लॉन्ग है और ये है c है y एक्सिस के लॉन्ग। तो y एक्सिस के लॉन्ग और z एक्सिस के लॉन्ग दोनों पैरेलल थोड़े होता है, तो दोनों 90 डिग्री एंगल पे है, फिर भी ये क्या है इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड a डॉट सी इक्वल्स टू 0 बट a नॉट इक्वल्स टू c। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ टेंजेंट्स at x equals to 2, 4, 6, 8, find the slopes of these tangents. Verify that the curve drawn is y equals to 2x square and the slope of tangent is equal to 4x, so dy by dx 4x है। तो देखो भैया इसके लिए क्या करेंगे हम ना कि ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे आराम से पॉइंट मार्क कर लो। ग्राफ पेपर कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा ही होगा, इसको मान लो x, इसको मान लो y। अब पॉइंट पहले एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, यहाँ पे जब x 2 होगा तो y कितना होगा 2 इंटू 4 मतलब 8 होगा, तो ये 2 और ये 8 यहाँ है। फिर जब y को 3 लेंगे 18, तो वो 18 होगा, तो 3 और ये 18, तो मतलब इसको जब ड्रॉ करते हैं ना तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब इसका टेंजेंट जो निकालेंगे तो हर एक पॉइंट पे आप यहाँ से ले सकते हो। अब इस पॉइंट से यहाँ स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और ये जो मिलेगा तो यहाँ से ये y एक्सिस पे कितना पे है और x पे कितना पे है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो टेन थीटा इक्वल्स टू कर देंगे टेन थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स और वो आ जाएगा। और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तो आ ही गया है, तो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, तो dy बाय डी एक्स स्लोप का ग्राफ का स्लोप देगा, तो 4x हो गया।
अब x इक्वल टू जैसे कि 2 पे हमने जब मेजर किया, ग्राफ प्लॉट किया उससे यहाँ पे दिया हुआ ही है, वो हम क्यों कर रहे थे, ये x 1 2 3 4 और y का वैल्यू से करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन में रख के जो आ रहा है वो दिया हुआ है। तो उस पर मार्क करके फिर अब ऊपर तक जैसे जाओगे तो वो ग्राफ उसी तरह से प्लॉट हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे वो पैराबोला होगा, और फिर यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, जैसे x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं हम टेंजेंट, तो 1 रख देंगे x के जगह पे, तो वो आ जाएगा, 2 के लिए 2 रख देंगे, तो मतलब इस पॉइंट से जैसे 2 पॉइंट पे स्लोप देख रहे हैं हम, तो 3 पॉइंट पे देख रहे हैं स्लोप मान लो, तो ये एक तो स्ट्रेट लाइन खींच के यहाँ से इस तरह से ये देख सकते रहे कहाँ जा रहा है, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच के ये एंगल कितना आ रहा है ये देख सकते हैं, मान लो ये 0.3 है, और फिर जो भी एंगल आएगा यहाँ पे फिर 3 का वैल्यू रख देंगे, उससे फिर आ जाएगा दोनों का, अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। तो ग्राफ ड्रॉ पे कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पॉइंट में वेरी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये काफ़ी इजी सवाल है। आगे का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 21 से 34 या 35 क्वेश्चन तक वो हो जाएगा कंप्लीट। और कोई स्पेसिफिक डिमांड हो तो आप टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप बताना, और उस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने का, आपकी डिमांड को पूरा करने का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आगे तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।